हेलो डियर स्टूडेंट्स। इंडिया साइज एंड लोकेशन का थर्ड ट्यूटोरियल आप वॉच कर रहे हैं और हम ऑलरेडी दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, लोकेशन एंड साइज। थर्ड टॉपिक जो हम कवर करने चल रहे हैं वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड। मीन्स कि इंडिया का वर्ल्ड से किस प्रकार का कनेक्शन है, इंडिया की लोकेशन कैसी है वर्ल्ड को देखते हुए, क्या स्ट्रेटेजिकली एडवांटेजेस पोजीशन पे इंडिया लोकेटेड है, दुनिया से कनेक्ट होने में इंडिया को इंडिया की लोकेशन से, जोग्राफिकल लोकेशन से क्या मदद मिलती है, हाउ इट इज़ कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। सो लेट अस सी व्हाट इज़ गिवन इन द बुक, क्योंकि ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज है और इसमें हम टेक्स्ट मैटर को एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा इन चैप्टर्स की समरी जो लेक्चर सीरीज वो भी आप देख सकते हैं। द इंडियन लैंड मास मतलब भारत का जो टुकड़ा है, ज़मीनी टुकड़ा, जो मैं ऑलरेडी पिछले पार्ट में आपको बता चुका हूँ, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय लैंड मास, हैज ए सेंट्रल लोकेशन, केंद्र में स्थित है। इसका मतलब क्या समझे आप, सेंटर में। और आप जानते हैं जो चीज़ सेंटर में होती है वो हर जगह से कनेक्ट हो सकती है। इट इज़ अ गुड लोकेशन ऑफ एनी कंट्री इफ़ इट वांट्स टू कनेक्ट विद द सराउंडिंग्स। तो ये जो सेंट्रल लोकेशन यहाँ से वहाँ से यानी ईस्ट और वेस्ट से सेंट्रल लोकेशन पे है, मतलब बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। वो अभी हम मैप में देखेंगे। इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, और एशियन कॉन्टिनेंट मतलब एशिया महाद्वीप का ये साउथवर्ड एक्सटेंशन है। आप जानते हैं नॉर्थ एंड साउथ। तो मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा महाद्वीप है एशिया का, तो ये नीचे की तरफ चला गया है। एक्सटेंशन का मतलब बढ़ा हुआ भाग जो आगे निकला हुआ हो। ये देखिए, ये पूरा का पूरा एशिया है जो आपको पर्पल कलर में नज़र आ रहा है। और इस एशिया को अगर हम डायरेक्शन में देखें तो ये इसका नॉर्थ होगा, ये इसका साउथ होगा, ये इसका ईस्ट होगा और ये इसका वेस्ट होगा। तो आप देखिए किस प्रकार से जो एशिया है ना, इसका ये नीचे जो साउथवर्ड एक्सटेंशन बढ़ा हुआ है, इट इज़ प्रोट्रूडिंग, एक्सटेंडिंग लाइक दिस इन द साउथ। तो साउथवर्ड एक्सटेंशन क्लियर हो गया। इसके अलावा ये ईस्ट एशिया हो गया, ये वेस्ट एशिया हो गया, और ये जो पीले कलर में आप देख रहे हैं ये इंडिया है, और ये इंडिया का लैंड मास है, इंडिया की भूमि, लैंड पार्ट। तो क्या लिखा गया है कि द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, मतलब ओशन रूट्स तो आप समझ गए, जो समुद्री मार्ग हो गए, मतलब जहाज़ों के माध्यम से हम समुद्री मार्ग से आते जाते हैं, पानी के जहाज़। और ट्रांस इंडियन का मतलब ये हो गया जो ओशन के आर पार जाते हों, connecting India through the ocean routes to other parts of the world. This is trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west. देखिए, वेस्ट में, पश्चिम में यूरोप से कनेक्ट होता है और ईस्ट एशिया से कनेक्ट होता है। प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। तो सेंट्रल लोकेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट के बीच में इंडिया आसानी से कनेक्ट हो सकता है। और दूसरी चीज़, स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर हम जहाँ पर हैं वो हमारे लिए एडवांटेजेस है तो वी आर इन अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन। वैसे इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है रणनीति। मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है, और आपका युद्ध चल रहा है, तो ये ऊंची चोटी है, ये इसकी नीची चोटी है, ठीक है। तो जो लोग ऊपर सोल्जर्स बैठे होंगे, जो नीचे सोल्जर्स बैठे होंगे, तो ज़रा आप बताइए कि फ़ायदे वाली पोजीशन कौन सी है? फ़ायदे वाली पोजीशन ऊपर वाले सोल्जर्स की, क्योंकि वो आसानी से नीचे देख सकते हैं कि नीचे क्या गतिविधियाँ हो रही हैं और इन पे वॉर भी कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली द सोल्जर्स ऑन दिस पीक आर एट एडवांटेजेस पोजीशन। तो हम कहेंगे कि इनकी पोजीशन स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग है। और स्ट्रेटजी हम अपने जीवन में रोज़ाना हर पल कोई ना कोई स्ट्रेटजी अपनाते रहते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, सुबह जल्दी उठना है, रात को देर तक पढ़ना है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मतलब वॉट एवर वर्क यू वांट टू डू, हाउ यू आर गोइंग टू सक्सीड, उसके लिए जो भी तरीके अपनाते हो, जो भी प्लान बनाते हो, जो भी मेथड अपनाते हो, वो आपकी स्ट्रेटजी होती है। तो इसलिए जो इंडिया की लोकेशन है, वो सेंट्रल लोकेशन है, वो स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि वो वेस्ट और ईस्ट से आसानी से कनेक्ट हो सकता है। अब देखिए, ये मैप आप देखिए, अब ये जो है ज़मीनी हिस्सा है, देख रहे हैं ना आप, इस टाइप से पूरा। लेकिन ये जो आपका ब्लू कलर है ये ओशन कलर है, और ये इंडिया की सेंट्रल स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि इंडिया अपने वेस्ट में भी कनेक्ट हो सकता है समुद्र के माध्यम से, ट्रांस ओशन रूट से, और इधर ईस्ट में भी वो कनेक्ट हो सकता है आसानी से, और वो लैंड पार्ट से यूरोप से भी कनेक्ट हो सकता है। तो वी कनेक्ट थ्रू लैंड रूट्स आल्सो एंड वी कनेक्ट थ्रू ओशन रूट्स आल्सो। अब देखिए, कोई और कंट्री अगर हम ले लें, मान लीजिए कि अगर हम चाइना ही कोई ले लें, तो देखिए चाइना जो है ईस्ट में तो आसानी से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन वेस्ट में कनेक्ट होने के लिए उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसका जो ओशन रूट है, जो ओशन है वो ईस्ट की तरफ है, और इंडिया की लोकेशन वेस्ट में भी और ईस्ट में भी उसको रास्ते देती है ट्रांस ओशन रूट्स के जरिए। और लैंड रूट से तो कनेक्ट हो सकता है, हालांकि अब तो हवाई रूट भी हैं,
जहाँ नहीं पहुँच सकते हम ओशन और लैंड रूट से, वहाँ से हम हवाई रूट से पहुँच सकते हैं। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला पोर्ट्रूड्स को मतलब आगे की तरफ निकला हुआ, बढ़ा हुआ, जैसे आपका पेट है, आपके शरीर से अगर आगे निकल गया तो हम ये कहेंगे कि द स्टमक योर बेली इज पोर्ट्रूडिंग। अगर जनरली शेप ऐसा है और इसमें से कहीं से कोई पार्ट अगर आगे की तरफ इस तरह निकला है तो हम कहेंगे पोर्ट्रूडिंग। तो पोर्ट्रूड्स इन द इंडियन ओशन, तो जो हमारा डेक्कन पेनिनसुला है वो इंडियन ओशन में पोर्ट्रूड करता हुआ है। अब आप देखिए, ये है इंडियन ओशन और ये किस तरह से आगे इस तरह से, मतलब जो इंडिया का जो लैंड मास है वो इधर तो लैंड मास से जुड़ा हुआ है एशियन कॉन्टिनेंट से, मतलब ये पूरा का पूरा, ठीक है, लेकिन आगे इस तरह से पोर्ट्रूड करता हुआ निकल गया है, आगे बढ़ा हुआ निकल गया इंडियन ओशन के अंदर। और ये है डेक्कन पेनिनसुला, जो हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को जब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि ये है पूरा आपका डेक्कन पेनिनसुला। ये तो ये पूरा का पूरा जो पेनिनसुला है वो इंडिया का तीनों तरफ समुद्र से घिरा है, इसलिए इसको पेनिनसुला कहा गया। इट इज़ प्रोट्रूडिंग इनटू द इंडियन ओशन, thus helping India to establish close contact with West Asia, अफ्रीका, यूरोप। देखिए वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी तट से, एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। अब देखिए जो बुक में मैप दिया है हम उसी का सहारा ले रहे हैं। ये जो पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, यही इंडिया को एक सेंट्रल लोकेशन और स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रदान करता है, जिससे हमें बिकॉज ऑफ दिस पेनिनसुलर लोकेशन ऑफ इंडिया वी गेट हेल्प टू कनेक्ट विद द वेस्ट एशिया। तो देखिए ये आपका वेस्ट एशिया है, जैसे ईरान, अफ़गानिस्तान और सऊदी अरेबिया हो गया, यमन है, ओमान है, इराक है, ये देखिए टर्की है, और ये है अफ्रीका महाद्वीप है ना। इन कंट्रीज़ से अफ्रीका में जा सकते हैं इंडिया से ओशन रूट के ज़रिए, और यहाँ पे स्वेज कैनाल है जिसके ज़रिए यूरोप में भी जा सकते हैं, और नहीं तो घूम के जा सकते हैं, मतलब इस तरह से घूम के भी यूरोप में जा सकते हैं। जबकि यहाँ पे स्वेज कैनाल है तो यहाँ से इंडिया के जहाज़ ऐसे यूरोप में जा सकते हैं, ये यूरोप है, और लैंड रूट से तो ऑलरेडी कनेक्टेड है ये। इसी प्रकार से ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो चाइना के साउथ में और इंडिया के ईस्ट में है। ये देखिए म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, है ना, सिंगापुर, मलेशिया, ये वियतनाम है, ये लाओस है, ये कंबोडिया है, ये इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, तो ये सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया कनेक्ट हो सकता है यहाँ पे भी, इंडिया कनेक्ट हो सकता है यहाँ पे भी, और यूरोप से भी कनेक्ट हो सकता है, जो यहाँ शो नहीं हो रहा है, जो मैंने इस वाले मैप में आपको बताया ना। ये देखिए आपका पूरा जो साउथ ईस्ट एशियन पार्ट है, जिनको आप रफली 11 कंट्रीज़ कह सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ईस्टर्न एशिया पार्ट। तो सबसे पहले चाइना हो गया, है ना, इंडिया इस तरह से ओशन रूट से कनेक्ट हो सकता है। जापान हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और ये देखिए मंगोलिया, ये सब ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आएंगी। तो इंडिया की कोस्ट लाइन का ये फ़ायदा मिल रहा है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़, एंड इंडीड इट इज़ इंडियाज़ इमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन। तो इंडिया की ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो पेनिनसुलर पार्ट है, वो इंडिया को एक लॉन्ग कोस्ट लाइन प्रदान करता है, ठीक है, एंड दिस कोस्ट लाइन मेक्स इंडियन पोजीशन इमिनेंट वन इन द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में भारत की खास पोजीशन बन जाती है इसकी वजह से, और इसी वजह से इट इज़ जस्टिफाइड दैट कि इस ओशन का नाम इंडिया के नाम पर पड़ा। यानी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वाई द ओशन, द ओनली ओशन विच इज़ नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज़ इंडिया, तो आप बता सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इमिनेंट पोजीशन, द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन दिस ओशन। नो अदर कंट्री हैज़ दिस मच लॉन्गर कोस्ट लाइन। अब आप देखिए ये है इंडियन ओशन, मतलब इंडियन ओशन ना भी नाम दें, खाली ओशन अगर हम इसे देखें तो देख रहे हैं कि जितनी ज़्यादा कोस्ट लाइन लंबी इंडिया की है इस पार्ट में, इतनी लंबी कोस्ट लाइन किसी और एक अकेले कंट्री की नहीं है, इसलिए इस ओशन का नाम इंडिया के नाम पे पड़ गया। सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल in 1869, इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाई 7000 किलोमीटर। तो स्वेज कैनाल 1869 में ओपन हुई थी, जिसकी वजह से 7000 किलोमीटर का अंतर आ जाता है। देखिए स्वेज कैनाल यहाँ पे है, जो अफ्रीका यानी इजिप्ट यहाँ पे, अफ्रीका और अरब कंट्रीज़ के बीच में, यहाँ पे अफ्रीका एशिया महाद्वीप के बीच में यहाँ पे ये मेडिटेरेनियन सी है, और ये जो आप देख रहे हैं चला आ रहा है ये लंबा सा जो समुद्री पार्ट, ये रेड सी है। ओके, तो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ने वाली एक कैनाल है जो मैन मेड है, क्योंकि पहले समुद्रों मार्ग से अगर मान लीजिए यूरोप से चलना हो तो इस तरह से घूम के आना पड़ता था, यहाँ पे केप ऑफ गुड ऑफ है, तो ऐसे घूमते घूमते अगर इंडिया में आना हो तो ऐसे आते थे, और अब सीधा इस तरह से
यहाँ पे एक स्ट्रेट है, ऐसे होते हुए ऐसे आके इंडिया से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये पूरा इतना जो लंबा रास्ता है ये नहीं तय करना पड़ता, इसीलिए कैनाल बनाई गई थी। बहुत ही बिजी कैनाल है, कॉमर्शियल कैनाल है, जहाँ से व्यापारिक जहाज़ गुजरते रहते हैं। और इसी तरह से एक कैनाल यहाँ पे भी है, ये पैनामा है, तो यहाँ पे पैनामा कैनाल है जो कि इसके बाद बनी। तो पहले अगर अफ्रीका की तरफ या इंडिया की तरफ आना हो तो इस तरह से घूम के आना पड़ता था। अब सीधा यहाँ से जहाज़ इस अटलांटिक ओशन चले जाते हैं, मतलब पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करने वाली कैनाल पनामा कैनाल, और मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करने वाली कैनाल, ये दोनों मैन मेड हैं, स्वेज कैनाल, स्वेज नहर। तो पहले अगर मान लीजिए लंदन से आना हो तो इस तरह से अगर इंडिया में मुंबई को टच करना हो तो 19,800 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था। अब अगर स्वेज कैनाल के ज़रिए आना हो तो ये दूरी काफ़ी कम हो चुकी है, अब ये दूरी बनती है 11,600 किलोमीटर। तो यही वजह है कि दोनों के बीच में लगभग 7,000 किलोमीटर का अंतर आया, जो नहीं चलना पड़ता इस रूट के ज़रिए, कि 7,000 किलोमीटर डिस्टेंस का अंतर आया। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस। तो भारत का संबंध विश्व से आज का नहीं है, हजारों हजारों साल पहले से है। बट हर रिलेशनशिप्स टू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टेक्स्ट। क्या मतलब समझे? भारत विश्व से लैंड रूट से पहले कनेक्टेड था, ओशन रूट से बाद में कनेक्ट हुआ है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लोग पड़ोसी देशों में जाते थे तो पहले किस रूट का यूज़ करते थे, तो लैंड रूट्स का। कम से कम भारत के बारे में तो यही है। और ओशन रूट्स बाद में यूज होने शुरू हुए। द वेरियस पासेस, पासेस का मतलब दर्रे हिंदी में बोला जाता है, मतलब जहाँ से आदमी गुजर सके वही पास है। अक्रॉस द माउंटेन, दरअसल जो माउंटेन्स होते हैं ना बहुत रगेड होते हैं, तो माउंटेन्स के इस पार से उस पार आप कैसे जा पाओगे जब तक चढ़ोगे नहीं। लेकिन माउंटेन्स के बीच में दरारें होती हैं जिसकी वजह से आदमी इस पार से उस पार निकल जाता है, तो उन्हें माउंटेन पासेस कहे जाते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में सब हम पढ़ेंगे। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स। तो जो प्राचीन समय में जो यात्री हैं, जो एक देश से दूसरे देश जाते थे, भारत में आते थे, भारत से भी जाते थे, वो इन पासेस का यूज़ करते थे। वाइल द ओशंस रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो काफ़ी लंबे समय तक ओशन रूट का यूज़ नहीं हुआ, यही मतलब है इसका। इंटरेक्शन का मतलब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, मिलना जुलना, बातचीत करना, चीज़ों को एक्सचेंज करना, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेक्शन। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कम्युनिटीज़। अब जैसे लैंड रूट हो या ओशन रूट हो, तो इन रूट के जरिए जब हम यात्री या लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो उसका क्या कंसिक्वेंस होता है। जनरली ट्रेड की वजह से ये रूट्स यूज़ किए जाते थे। आज तो लोग मिलने के लिए भी चले जाते हैं, टूरिस्ट बन के चले जाते हैं, लेकिन एक समय ये कॉमर्शियल रूट्स हुआ करते थे, व्यापारी जाया करते थे। तो जब एक देश से दूसरे देश जो लोग जाएंगे तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होंगे। कम्युनिटीज़ मतलब लोग व्यापारी भारत से सामान लेके यूरोप में गए, यूरोप से सामान लेके यहाँ आए, तो कम्युनिटीज़ का एक्सचेंज होता था, साथ साथ आइडियाज़ का भी एक्सचेंज होता था। एंशिएंट टाइम से ही चला आ रहा है ये। द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, देखिए प्राचीन ग्रंथ हैं। अगर आप ग्रंथों की रचना का इतिहास देखेंगे तो जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं उनका नाम तो आता ही आता है। जैसे वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को बहुत ही ओल्डेस्ट ग्रंथों में गिना जाता है। तो इन सब की बातें दूसरे देशों में पहुंची। इंडियन न्यूमरल्स यानी भारत के पास जो भी न्यूमरल्स की जानकारी थी, डेसिमल सिस्टम की जानकारी थी, वो भी दुनिया के दूसरे पार्ट्स में इंडियन व्यापारियों के जरिए पहुंचा। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया किस प्रकार से इंडिया के जो कल्चरल, रिलीजियस और जो लाइफ स्टाइल है, जीवनचर्या है, इन सब की जानकारी दूसरे देशों में इन्हीं रूट्स के जरिए पर ही पहुँची। उस निश्चित है कि ट्रेडर्स के जरिए पहुँची, क्योंकि उस समय बहुत लंबा समय होता था। लोग जाते थे 2-2 साल तक, 3-3 साल तक रहते थे, और भी समय बिताते थे, वहाँ रुकते थे, कुछ तो शादियाँ कर लेते थे, वहीं बस जाते थे, फिर यहाँ भी आते थे अपने देश में। इसे कहते हैं फ्यूजन ऑफ कल्चर, फ्यूजन ऑफ आइडियाज़। हमारे देश में इसके एग्जांपल्स बहुत मिलते हैं, बल्कि इंडिया जैसा डाइवर्सिफाइड कंट्री तो कोई वर्ल्ड में है ही नहीं, जहाँ पर लगभग हर मजहब के लोग मिल जाते हैं, हर कल्चर को फॉलो करने वाले लोग मिल जाते हैं। अब हम पैंट शर्ट पहनते हैं, अंग्रेज़ों की छाप है, चाय पीते हैं, अंग्रेज़ों की छाप है, लेकिन होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, ये हमारी कल्चरल हेरिटेज है ना, फ्यूजन ऑफ कल्चर। द स्पाइसेज यानी मसाले हो गए, मसलिन यानी मलमल के कपड़े, भारत के बहुत ही प्रसिद्ध थे मलमल कपड़े, और भी जो मर्केंडाइज़ हैं वो टेकन फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया से ये सारे सामान जाते थे। और दूसरे देश के व्यापारी भी तो इंडिया में आते होंगे, तो दूसरे देश के जो लोग आते थे, तो यहाँ पे ग्रीक स्कल्पचर की बात की गई है। देखिए ग्रीक कल्चर भी बहुत ही पुरानी है, क्योंकि देखिए जब एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं तो हम ओल्ड कल्चर की ही बात करेंगे। उस समय जो संस्कृतियाँ थीं, जो सभ्यताएँ थीं, उन्हीं की हम बात करेंगे।
तो यूनान का भी प्रभाव स्कल्पचर यानी कि जो नक्काशी, मूर्तिकला एटसेट्रा हम कह सकते हैं। मतलब जो पत्थर है उनमें जो आप छेनी हथौड़े से जो गढ़ते हैं, उसको आकार दे देते हैं, दैट इज़ स्कल्पचर। तो ये हो गया। और आर्किटेक्चर स्टाइल जिसे हम भवन निर्माण कला कहते हैं ना, इमारतें बनाना, तो इमारतों में डोम का यूज़ करना, जिसे गुंबद कहते हैं, जैसे मस्जिदों में आपने गुंबद देखे होंगे। एंड मिनारेट्स, और मीनारें देखी होंगी, जैसे ताजमहल आपने देखा है तो कैसे लंबी लंबी मीनारें चारों तरफ हैं उसके ना, दो इधर दो इधर, और बीच में ताजमहल, और ताजमहल में भी गुंबद है। तो वो हमें वेस्ट एशिया से मिला, क्योंकि देखिए वेस्ट एशियन कल्चर भी उस वक्त काफ़ी तरक्की कर रही थी। तो ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में देखने को मिल जाएगा, आज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसे ही कहते हैं फ्यूजन ऑफ कल्चर। मतलब वहाँ से हमारे यहाँ आने वाले और हमारे यहाँ पहले से जो कल्चर मौजूद है, तो दोनों के मिश्रण से एक नई कल्चर बन के निकलती है, उसे फ्यूजन ऑफ कल्चर कहा जाता है। जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि हम पोशाक अंग्रेज़ों की पहनते हैं, लेकिन हम तीज त्यौहार हिंदुस्तानी मनाते हैं, कल्चर इंडिया की फॉलो करते हैं। एक तरफ इडली डोसा भी इंडियन स्टेपल फूड है दक्षिण का, तो वहाँ के लोग चाय और कॉफ़ी भी पीते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ कल्चर। ये तब हो सकता है जब हमें दूर से लोगों के बारे में जानकारी मिले। कब हो सकती है? जब दूर से लोगों से हमारी मुलाकात हो। जब हम उनसे मिलेंगे नहीं तो विल नेवर बी एबल टू नो अबाउट देयर सिविलाइजेशन, देयर कल्चर, देयर लाइफ स्टाइल, देयर इन्वेंशंस, देयर डिस्कवरीज। तो ये जो लैंड रूट्स और ओशन रूट्स में लोगों का आना जाना, इनसे जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कम्युनिटीज़ एंड डिफरेंट स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, ये सब देखने को मिला। तो ये ट्यूटोरियल तो यहीं ख़त्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था ये टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और साथ में जो इंडिया का दूसरे वर्ल्ड से जो कनेक्ट बनता है लैंड रूट्स के जरिए, ओशन रूट्स के जरिए, तो जिससे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी, एक्सचेंज ऑफ कम्युनिटीज़ भी देखने को मिला, और उसका असर आज भी हमें नज़र आता है। तो ये ट्यूटोरियल पार्ट यहीं खत्म होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। और दिस इज गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।